जब भी हम परेशान होते हैं, कोई ना कोई चीज, सरकारी चीज या कोई भी रुकावट हमारे पास आती है, तो सबसे पहले ख्याल आता है कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत। और अगर मैं सही रास्ते पे हूँ तो लोग मुझे परेशान क्यों करें? क्या मेरा हक इतना ही कमजोर है? क्या आम आदमी कितना कमजोर है या उसके पास कितने हक है? आइए चलिए जानते हैं आज के हमारे गेस्ट से मिस्टर माजिद शेख। माजिद जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। स्वागत है अस्सलाम आपका वालेकुम। हमारे चैनल में माइक से माहौल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसी रही भाई आपकी जर्नी? मतलब अब तक एरिया में आपका काफी नाम तो हो ही गया है, लोग आपको अल्हम्दुलिल्लाह। जानते तो है ही। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कैसे आपने स्टार्ट किया? कि क्या आन पड़ी जो आपको एज ए एक्टिविटीज काम करना पड़ा? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सन 2005 या 6 के दरमियान में। मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो वो पासपोर्ट मुझे आने में लगभग लगभग साल से 1.5 साल लग गए थे। 1.5 साल? 1.5 साल तकरीबन। उसमें 7 फॉर्म मैंने, जिसको पीपी फॉर्म बोला जाता है, बार बार 7 फॉर्म उसको मैंने भरा था। तब मैंने देखा था कि लोगों को तकलीफें कितनी होती है अपने खुद के जाती डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। हम हिंदुस्तानी नागरिक है, ये साबित करने के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट के लिए हमको कितनी तकलीफें होती है वो मैंने देखा। और उसके बाद मैं सोचा कहीं ना कहीं अगर अल्लाह ने हमको ये रास्ता बताया है तो हम लोग इस रास्ते पे काम करेंगे, लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए हम लोग इंशाल्लाह मदद करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं होना ये आपके पासपोर्ट को रुकाता था या कोई इंटेंशन थी कि कोई जानबूझ के आपका पासपोर्ट रुकवा रहा था? नहीं, कोई रुका तो नहीं रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं ना तो पॉलिटिक्स में था ना तो सोशल एक्टिविस्ट था। कुछ था नहीं, तो किसी से कोई जाति दुश्मनी थी नहीं, तो कोई रुका भी नहीं सकता था। बस खाली बस मालूमात की कमी थी, जिसके कारण पासपोर्ट रुका हुआ था। उस पासपोर्ट की जर्नी से लेके आप आज एक्टिविटीज आज बन गए। तकरीबन मुझे 18 साल हो गए। 18 साल? 18 साल मेरी जर्नी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे काम किए हैं, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी भी कैसे सीखते हैं भाई ये? है। सीखना क्या है, माँ के पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता है। चलना कोई बाप सिखाता नहीं है। जब हम लोग चलना चालू करते तो आहिस्ते आहिस्ते चीजें सामने आती है, फेस करना पड़ता है। फिर वो चीजों के पीछे किन किन लोगों का प्रेशर आता है वो दिखता है हम लोग को सामने। एक आम आदमी को गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना कोई मामूली काम नहीं है। बहुत सारे प्रेशराइज रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के भी, पॉलिटिशियनों के, सोशल एक्टिविटीज के, जिसके कारण हम लोग को तकलीफें आती है और हम लोग तकलीफ फेस कर रहे हैं। एक आम आदमी के पास क्या पावर रहती है? आम आदमी मतलब के पास बहुत पावर है। गवर्नमेंट ने, संविधान ने जो पावर आम आदमी को दिया है, बहुत पावर है। बस मालूमात की कमी है लोगों को। जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम लोग कोई एजेंट पकड़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो वो, राशन ऑफिस की बात करूंगा, अगर राशन ऑफिस में आप जाओगे तो 2 रुपए का फॉर्म है, फॉर्म भरो और राशन अप्लाई कर दो, राशन कार्ड। बस 1-2 दिन के धक्के लगते हैं, लाइन्स लगती है। धक्के क्या बोलेंगे, लाइन है, हर किसी को उसकी जरूरत है और आदमी जाके लाइन लगाए, अपना काम करे, 2 रुपए में होता है। बट जब हम लोग उसको एजेंट पकड़ते हैं तो वो 2 रुपए का काम 2000 रुपए तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ मालूमात की मालूमात नहीं कमी होने है। के कारण? ये मालूमात की कमी है हम लोग। तो ये मालूमात हमें हासिल कैसे करनी चाहिए? बहुत आसान है, कोई भागम भाग नहीं है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट का काम है, आप डायरेक्ट उस सेक्टर में, उस डिपार्टमेंट में जाइए और उन ऑफिसरों से कंसल्ट किए। वो लोग गाइड करते हैं हम लोग को, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है और कितने दिन में रिलीज होगा। ये सारी चीजें वो लोग मालूमात देते हैं हम लोग को। लेकिन हमारे लोग वहाँ जाकर तकलीफ लेना नहीं चाहते, जिसकी वजह से एजेंट लोग को पकड़कर अपना काम करवाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो एजेंट लोग फॉर्म भरने के टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, जिसके कारण वो जिंदगी भर उसको धक्के खाने पड़ते हैं कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट में नाम खराब हो गया, अभी मेरे बच्चों का नाम पासपोर्ट बनाना है या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके नाम में ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। लेकिन ये चीजें मैं जब पर्सनल जाऊंगा तो मैं अपनी स्पेलिंग में खुद देखूंगा, अपने वर्डिंग में खुद उसमें डालूंगा, तो मेरे को क्लियर मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हो ऑफिसर जब गाइड करता है तो उसमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर तो दिखता है। ज्यादातर सरकारी ऑफिसर में लोग मराठी को ही प्रेफरेंस करते हैं। सरकारी अफसर तो छोड़ो, अब तो हर जगह मराठी ही प्रेफरेंस चलती है। तो जिन लोगों को मराठी नहीं आती, हमारी कम्युनिटी में ज्यादातर लोगों को नहीं आती,
तो फिर वो लोग तो सफर करते ही हैं, उनके पास एजेंट के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। ये सोच बना लिया हम लोग ने कि मराठी ही चाहिए और मराठी ही बोलना पड़ेगा। तो ऑफिसर मराठी के लिए अप्लाई प्रेशराइज कोई ऑफिसर नहीं करता है। हम लोग जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में आज तक देखा है, कभी कोई ऑफिसर ने नहीं बोला कि मराठी बोलो या मराठी लिख के दो। आपने गवर्नमेंट के जो भी फॉर्म देखा होगा उसमें इंग्लिश रहता है, इंग्लिश में लिखा होता है, आप इंग्लिश में फ्लैप करो। आप इंग्लिश में वर्डिंग होने के बाद आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में भी लिख सकते हो उसको, वो एक्सेप्टेबल है, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। रही बात लैंग्वेज की, तो आपको बताता चलूं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है दिन भर में तकरीबन तकरीबन 100 लोगों को फेस करता है। मैं अगर 10 लोग को फेस करूं और एक आदमी आके बार बार 10 बार वही सवाल करे तो मैं खुद इरिटेट हो जाऊंगा। तो वो 100 आदमी को फेस करते हैं, वो भी इंसान है, हम लोग को उनकी भी सोचनी चाहिए। लेकिन जब प्यार से हम लोग बात करते हैं, उनसे काम निकालते हैं, तो वो लोग काम करते हैं बिल्कुल। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं 100% सही नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है और इंशाल्लाह वो भी करते हैं लोग। तो मैं अगला इसी पे आने वाला था कि जो कुछ लोग हैं जो अलग भाषा से समझते हैं, जो भाषा सीखनी पड़ती है उनको समझाने के लिए, उसको कहाँ से आपने सीखी, कैसे सीखी, क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस किए? ऐसे है ना कि जो भाषा सीखनी पड़ती है वो भाषा के लिए हमको स्कूल नहीं जाना पड़ता, भाषा के लिए हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके लिए सोशल एक्टिविटीज को मिलना पड़ता है, उनसे कुछ चीजें सीखनी पड़ती है कि ये भाई ये आदमी ये तरीके की बात कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। तो फिर वो लोग एक लाठी बना के देते हैं, गाइडेंस मिलती है। गाइडेंस मिलती है कि भाई इसको ये लाठी से मारो तो ये सही होगा। तो ऐसे कोई टिप्स और हैक्स जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? जैसे कोई ऑफिसर अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपसे एकदम रूडली बात करता है और आपके काम को पोस्टपोन कर रहा है बार बार, तो आप उसके ऊपर के जो अधिकारी है, आपको राइट्स है, आप उसकी कंप्लेंट्स कर सकते हो। जब उसकी कंप्लेंट्स जाती है उसके वरिष्ठ को, उसके अपर लेवल ऑफिसर को, अगर उसकी कंप्लेंट जाती है तो ऑटोमेटिकली वो सही होता है। फिर वो रिक्वेस्ट करके आपके काम करता है, वो आपके हाथ पर जोड़ने लगते हैं कि भाई गलती हो गई, माफ कर दो, मैं आपका काम कर देता हूँ। आपके दरवाजे तक आते थे। तो आपने ऐसे कितने विभागों के साथ काम किया या डील किया? मैंने तो अभी 18 साल में बहुत सारे लगभग लगभग सारे ही विभागों में काम किया है। आम आदमी को जैसे दिक्कत होती है, कभी ट्रैफिक पुलिस से होती है, कभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है, राशन होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इनमें क्या अधिकारियों की पोजीशंस होती है और इसमें क्या दबाव आम आदमी को वो लोग बनाना चाहते देखिए, आम आदमी को दबाव कुछ नहीं बनाना चाहते, बस उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, आदमी को लगता है ये मेरे को डरा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये है कि उनको हमारे से डर रहता है। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे को संविधान ने बहुत सारे राइट्स दिए और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। उसको डर होता है कि यार इसने कहीं मेरी कंप्लेंट अपर लेवल पे कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा परिवार खराब हो जाएगा, तो वो लोग हमसे डरते हैं और डर के कारण हमको चिल्लाना पुकारा करते हैं और लोग उसमें डर के सहम जाते हैं, जिसके वजह से लोग बोलते हैं यार उन लोग ऐसे है वैसे है। ये चीजें गलत है। ऑफिसर हमारे से डरता है, आप उसको राइट टू राइट बात करो ना, उसकी ट्यूनिंग में बात करो। जरूरी नहीं है कि वो चिल्ला रहा है तो आप उसको चिल्लाओ, आप उसको अपना राइट्स बताओ कि भाई ये राइट्स है हमारे, आप किस तरीके से हमारे से बात कर रहे हो। ये तक चीजें हमको पहले सीखनी पड़ेगी। कोई ऑफिसर अगर हमको चिल्लाता है तो सबसे पहले हमको उसको राइट्स बताना है कि भाई आप हैं? गवर्नमेंट क्या बोलना ऑफिसर हो। चाहिए अगर कोई मुझे परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले मुझे उसे क्या बोलना चाहिए, कैसे एड्रेस करना चाहिए? अगर कोई एकदम रूडली बात कर रहा है ऑफिसर, उसको सबसे पहले तो आप बोलो कि सर आपका लैंग्वेज पहले सही कर लो, आप इतना बैड लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हो हमसे। और उसके बाद आप बोलो कि अगर आप यही लैंग्वेज में बात करोगे तो आगे हम लोग को सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या करना है। जो मेरे राइट्स है मैं अपने राइट्स पे काम करूंगा। अक्सर लोग कैमरा निकाल लेते हैं और कैमरा देख के अक्सर ऑफिसर्स और ज्यादा भड़क जाते हैं। कई जगह पे ऐसे कानून है, गवर्नमेंट सेक्टर प्रमाइसिस के अंदर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, बट हर जगह नहीं है। जैसे पुलिस स्टेशन में आप कैमरा निकाल सकते हो, आपसे कोई रूडली बात कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसका वीडियो शूट कर सकते हो। वीडियो शूट करके आपको सोशल मीडिया पे है जहाँ भी चलाना है आप चला सकते हो, आपका हक है वो।
और ये हक हमको संविधान ने दिया है। कौन से ऐसे विभाग है जब कैमरा यूज नहीं कर सकते? हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल्स के वार्ड के अंदर है, आप वहाँ पे कैमरा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट रहते हैं, लेडीज, मेल फीमेल दोनों होते हैं, और वो किस पोजीशन में सोए हुए, लेटे हुए, बैठे हुए हमको नहीं पता। दूसरों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ इसीलिए। प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो, इसीलिए हम लोग वहाँ पे शूट नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स में नहीं। बीएमसी डिपार्टमेंट में आप कर सकते हो, अगर कोई फीमेल ऑफिसर्स हैं आप उसका वीडियो शूट नहीं कर सकते, फीमेल ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट की फीमेल ऑफिसर का वीडियो आप उसका वीडियो शूट नहीं कर सकते। वो आपसे बदतमीजी कर रही है, आप उसकी रिकॉर्डिंग करो, वॉइस रिकॉर्डिंग करो, बट उसका वीडियो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको आप फेस नहीं कर पाओगे। इन चीजों का ख्याल उस टाइम पे तो आता नहीं होगा लोगों को। नहीं, इन चीजों का ख्याल रखना होगा अगर हमको अपने आप पर कोई तकलीफ नहीं लेना है। आपकी जो जर्नी रही 18 साल की, जो मल्टीपल विभागों में आपने काम किया, कोई ऐसी रेगुलरली कंप्लेंट्स जो लोगों की आती रही आपको? बहुत सारी कंप्लेंट्स है, हर हर डिपार्टमेंट में, और हर लोग कंप्लेंट्स लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग एक स्लम एरिया में रहते हैं। स्लम एरिया में मालूमात की कमी बहुत कम होती है, जिसके कारण लोग गाइडेंस के लिए मुझ जैसे और भी कई सोशल एक्टिविटीज थे उनके पास जाते हैं, और गाइडेंस लेके अपना काम करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं काम भी होता है। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या कमी है जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है? ऐसी क्या, इतना क्या बड़ा सिलेबस है जो खत्म ही नहीं कर पा रहे लोग? नहीं, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान का कल्चर बन चुका है। गवर्नमेंट ऑफिसर बैड लैंग्वेज जो है ये कल्चर बन चुका है। आप अगर 100 ऑफिसर को मिलोगे तो उसमें मुझे लगता है 20 या 30% ऑफिसर होंगे जो बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत अच्छे से आपसे डील करते हैं, लेकिन 70% जो है वो बैड लैंग्वेज यूज करते ही है, आपको चिल्लाना, डराना, गालियां दे देना। उनको लगता है कि हम सरकार में बैठे तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये गलत चीजें हैं। लोगों को इसकी सीखनी पड़ेगी। उस ऑफिसर की मालूमात लो, वो कहाँ बैठा है, किस पोजीशन पे, उसके ऊपर पोजीशन पे कौन बैठा है, आप उसके पास जाके ओरली कंप्लेंट करो। ओरली नहीं होता है तो फिर आप राइटिंग में उसकी कंप्लेंट करो। और इससे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फेस भी तो करने पड़ते फेस हैं। करने एक के लिए, दुश्मनी। जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। आप सीखोगे तो आपके बाद 50 लोग का काम आप करोगे। कहीं ना कहीं यंगर्स को खड़ना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं हूँ, मेरे पहले कोई लोग थे, वो चले गए तो हम लोग ने सीखा, तो आज हम खड़े हैं। लेकिन इस चीज को कायम रखने के लिए, इसको दोहराने के लिए हम लोग को कोई ना कोई यंगस्टर को खड़ना होगा, और यंगस्टर को जो भी सपोर्ट चाहिए हम लोग उसको गाइड करेंगे, हम उनको सिखाने के लिए बताएंगे क्या करना है, कैसे करना अपने यहाँ पुलिस चौकी के मैटर बहुत ज्यादा भी मिलते हैं कभी कभी। कौन से ऐसे मैटर्स है जिसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व रहते है। नहीं, अपने यहाँ ही बोल के नहीं है, ऐसे अपने यहाँ बोलोगे तो हमारा एरिया बदनाम हो जाएगा। अपने यहाँ नहीं होता है, जहाँ भी स्लम है वहाँ पे पुलिस चौकी के मैटर होती है, रेयरली रहते हैं, और बहुत सारे मैटर रहते हैं, चोरी के रहते हैं, नशा, मारा मारी वगैरह, हैं? फैमिली मैटर जो होते हैं, ये सारी चीजें जाती है पुलिस स्टेशन। नशा जब माहौल में आता है तो माहौल तो डेफिनेटली खराब होता है। उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? नशा रोकने के लिए बहुत लोगों ने बहुत मुहिम चलाई, बहुत कोशिशें करी, नशा तो शायद बंद नहीं होगा। नशा अगर बंद होना होता, आज से 1450 साल पहले हमारे हुजूर ने जब फरमाया था, ड्रम के ड्रम मक्का हरम शरीफ में बहा दिए गए थे, और नशा खत्म हो जाना चाहिए था। तो नशा तो बंद नहीं होने वाला है, उस दौर से लेके आज तक नशा चलता ही आ रहा है। हाँ, हम लोग इस पे रोक जरूर लगा सकते हैं, कम करने के लिए क्या करना है इसकी कोशिशें कर सकते मतलब जो बातें होती है कि नशा खत्म कर देंगे या नशा हटा देंगे, ये कितनी हद तक प्रैक्टिकली लाई जा सकती हैं। है? क्योंकि ये तो 100% सोसाइटी का हिस्सा है। अच्छे बुरे लोग तो रहने ही है। 100% जिसको गलत नशा है। करना है वो तो कहीं से भी ढूंढ के करता है। इनफैक्ट बंद कर दोगे तो नशा महंगा हो जाता है। बता दूं आपको कि 100% ये बात गलत है कि नशा मैं बंद करवा, नशा कोई भी आदमी बंद नहीं करवा सकता। उससे बचा जरूर जा सकता है। बचा जा सकता है, आने वाले जो पीढ़ी है हमारी, उससे उनको रोका जा सकता है, उनको स्पोर्ट्स की तरफ उनका तवज्जो कर दिया जाए।
पढ़ाई की तरफ उनको रुजू कर दिया जाए और गलत संगत से उनको रोका जाए, तो ये हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों से नशा कम हो जाए। बट बंद करना चैलेंज, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, क्योंकि आप यहाँ मोहल्ले में अगर नशा बेचने वाले बंद करोगे, तो जो नशा करने वाले हैं वो तलबगार है, वो बाहर से जाकर नशा लेकर आकर नशा करते हैं, और यहाँ से जब उनको जाना है, उनको जर्नी करना है, कहीं जाकर लेके आना है, तो उनका खर्चा बढ़ जाता है, और वो खर्चा पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग घर में या मोहल्लों में चोरियां करते हैं। नशा तो बंद होने से रहा है, इंशाल्लाह कम जरूर हो सकता है। अभी अपने जो इलेक्शन हुए उसमें जो भी मुद्दे थे नशे के, हॉस्पिटल्स के, वो जमाने पहले से है और आज तक है, और शायद आगे भी खड़े रहे। इसका क्या इलाज है? आज तक है, पहले भी थे, और शायद आगे भी हो, ये गलत है। आगे नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ने अच्छा आदमी अगर चुन के लाया है, जिसमें काम करने की कैपेबिलिटी है, काम करे तो इंशाल्लाह आगे नहीं होगी ये तकलीफें। मैटरनिटी होम की बात रही कि हर बार हम लोग को मैटरनिटी होम के नाम पे एक सपना दिखाया गया, जिसको पिछले 40 साल से मैं समझता हूँ कि लोगों को एक बहुत खूबसूरत सपना दिखाया गया और वो सपने पे लोग जी रहे कि भाई ये मैटरनिटी होम अच्छा हो जाए। आपको बता दूं, तकरीबन आज से 20 साल पहले, 20 या 25 साल पहले तक हमारे यहाँ मैटरनिटी होम में 15 साल के बच्चों तक को एडमिट किया जाता था, वोमिटिंग, लूज मोशन, बुखार वगैरह के लिए। लेकिन आज वो चीज़ें खत्म हो गई है। खत्म हो गई है तो वो चीज़ों को छोड़ क्यों दिया गया है? हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे सीनियर भी है और जूनियर भी है, तो उन चीज़ों पे हम लोग वर्क क्यों नहीं कर रहे? और हमारे यहाँ जो भी नगर सेवक या आमदार या खासदार आता है, वो आके एक ही बात करता है कि मैटरनिटी होम बना दो। मैटरनिटी होम हर बार बनता है, जो भी एमएलए आता है, जो भी नगर सेवक आता है, मोस्टली नगर सेवक की बात करूंगा, क्योंकि मैटरनिटी होम का जो फंडिंग होता है वो बीएमसी में होता है और बीएमसी नगर सेवक के हाथ में। नगर सेवक जो भी आता है वो हमको यही बोलता है कि मैं मैटरनिटी होम बना दूंगा, और ये बात गलत भी नहीं है, मैटरनिटी होम बनता ही आ रहा है। हर बार उस पर फंडिंग हो रही है, कभी 1 करोड़ की, कभी 1.5 करोड़ की, कभी 2 करोड़ की फंडिंग तो होती है, बट उसको चीना चूना पुट्टी लगा के, कलर ठोक के उसको दुरुस्त कर दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो चीजें चाहिए हमको, जो जरूरत चीज है, वो नहीं मिल पाती हम लोग। उसके लिए वर्क करना चाहिए हम लोग को। जो भी अभी नगर सेवक, आज हमारे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक नगर सेवक होता था, आज दो दो नगर सेविका है, और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। वो लोग चाहे तो मैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक औरत है, दोनों ही नगर सेविका औरत है, तो वो एक औरत का दर्द समझते हैं कि डिलीवरी के वक्त में औरतों को कितनी तकलीफें होती है, और उन तकलीफों को फेस करने के लिए उन लोग को कभी शताब्दी भेजा जाता है, कभी साइन भेजा जाता है। तो मैं उन लोग से गुजारिश करूंगा कि वो लोग इस अस्पताल पे ध्यान दें और इस अस्पताल को दुरुस्त करने का काम करें। ये सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिशियंस, ये जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं उतना ग्राउंड पे भी रहता है क्या? नहीं, ग्राउंड पे तो मैंने किसी को नहीं देखा। सोशल एक्टिविटीज जो, सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज हैं, वो सोशल मीडिया पे ही सीमित रहती है। उनको लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर से ही मतलब रहता है, और उसी पे ही वो काम करते हैं। जो ग्राउंड पे आपने कभी कहीं देखा है तो मुझे बता दीजिए। जब अपन फंडिंग की बात करते हैं तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसके इलाके में कितने फंड आ रहे हैं? उसके लिए राइट्स निकाला है एक्ट 2005 में, आरटीआई एक्ट से आप आरटीआई डाल के निकाल सकते हैं। और आरटीआई डालेंगे कैसे, उसको सीखने का बहुत कैसे? आसान हो गया आज की तारीख में। चैट जीपीटी करके आया है व्हाट्सएप पे, आप उसको बोल दो कि ये डिपार्टमेंट का ये फंडिंग आया, ये फंडिंग में क्या देता है वो, चैट जीपीटी सब बना के देता है। ChatGPT पूरा हाँ आरटीआई हाँ, आपके पास रॉबर्ट दे दिया गया है, आप जो चाहे वो जब लेटर बन जाएगा उसको किस विभाग में डालना है वो सब कुछ उसमें बता देगा। तब उसमें ही बता सकते सारी चीजें उसमें बता देगा। जैसे आपको एमईस्ट वार्ड में लेटर डालना है, तो एमईस्ट वार्ड को उसको आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। आप पढ़े लिखे हो तो वो समझ में आ जाएगा, आप वहाँ का एड्रेस डाल दो और जाके डिस्पैच कर दो उसको। हैं। सच बोलना महंगा है क्या? बहुत महंगा है, कितना महंगा पड़ा? बहुत ज्यादा महंगा है, और हर बार हमने ये चीजों को भुगता है सच बोलकर। सच बोलना बहुत महंगा पड़ता है, भुगतने लेकिन से बोलना क्या? चाहिए। भुगतने से मतलब क्या होता है? अब जब जब भी सच बोलते हो तो समझो कि अपने दुश्मन बढ़ाते हो।
जैसे कि इस फंडिंग पे आप बात करोगे, या हमारे मोहल्ले में सुधार नहीं हो रहा है, आप उस पर बात करोगे, हमारे मोहल्ले में कुछ काम नहीं हो रहा है, आप उसके ऊपर अगर बात करोगे, तो आपके दुश्मन बढ़ते हैं। दुश्मन किस तरीके के बढ़ते हैं? जो नगर सेवक है, जो आमदार है, जो खासदार है, जो भी पावर पे है। पावर में है, उनसे हमको खतरा नहीं होता। उनके साथ में जो लोग लगे हुए हैं ना, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि यार ये मेरे सांप के ऊपर आवाज उठा रहा है, मेरे सांप के पीछे पड़ा हुआ है, उनसे तकलीफें होती है। फिर इनको कैसे डील करते हो? डील क्या करते हैं? हमारे में उतना गट्स होना चाहिए कि वो हमारे तक आके पूछे हमको, तो उसका जवाब भी दो कि भाई क्यों किया है। और जो लोग हमसे पूछने आते हैं वो भी इसी मोहल्ले के हैं, यहीं से बचपन से बड़े हुए, तो उनको भी ये तकलीफें महसूस होनी चाहिए कि भाई ये बोला है तो सच बोला है, इसके ऊपर हम लोग हमारे साहब और मैडम को बोल के काम करवा के ले। ये चीजें लोगों में तब्दील होनी चाहिए, उनके दिमाग में ये चीजें डालो कि भाई ये कोई सवाल कर रहा है तो ये तुम्हारी बुराई के लिए नहीं कर रहा है, ये हमारे मोहल्ले की भलाई के लिए कर रहा है, और हमारे मोहल्ले का कहीं ना कहीं ये भला की सोच रहा है। तो मैं अपने साहब को बोल के, मैं अगर उन साहब से दूर हूँ तो वो अपने साहब को बोलकर उन साहब से वो काम करवा के ले। आपने कब पहली बार महसूस किया था कि सच बोलना डेंजर हो सकता मैंने महसूस किया था जब मेरा पासपोर्ट गया। मेरे पासपोर्ट की इंक्वायरी आई थी, तकरीबन 8 दिन में, तब मैं जरी का काम करता था, और मेरे को वो जो कांस्टेबल थे इंक्वायरी लेते थे, वो कांस्टेबल मुझे बुलाते थे कि भाई सुबह 11 बजे आ जाओ। मैं 11 बजे जाता था, तो बोले भाई शाम को 5 बजे आ जाओ। शाम को 5 बजे जाओ तो बोले दूसरे दिन आ जाओ। फिर यही 7 दिन 8 दिन चलता रहा। एक दिन मैंने उनसे सच पूछ लिया, मैं बोला सर आपका ड्यूटी टाइम बता दीजिए ना, मैं वो टाइम पे आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बहुत अनप शनप बोला, बहुत उल्टा सीधा बोला, तू होता कौन है तो मेरा ड्यूटी टाइम पूछने वाला। बस वो एक बात थी। उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं कौन होता हूँ आपका ड्यूटी टाइम पूछने वाला। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं संविधानिक हूँ, मैं संविधान को देख के चलने वाला हूँ। और मैंने उनको फिर बताया कि भाई मैं ड्यूटी टाइम पूछने का अधिकार रखता हूँ, मुझे ये हक संविधान ने दिया है कि मैं हर डिपार्टमेंट के ड्यूटी ऑफिसर से उसका टाइम पूछ सकता हूँ, उनको मुलाकात करने के लिए उनका टाइम ले सकता है? आजकल के जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें गुस्सा ज्यादा है और हिम्मत कम है। हूँ। सच कड़वा होता है, मैंने पहले भी बोला। और आज की तारीख में जो यंगस्टर्स है ये गुमान में जी रहे हैं, खासकर हमारी कम्युनिटी के लोग। क्या आएगा तो देख लेंगे, आएगा तो कर देंगे। अरे तुम देखते और करते रह जाओगे, सामने वाले सब कुछ करके निकलेगा। आप बोल रहे हो कि हमारे मोहल्ले में, अरे तुम्हारे मोहल्ले में तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद देखो तुम्हारे मोहल्ले में कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है, कुछ कामों को लेकर, कुछ गलत कामों को लेकर। अगर मैं बात करूं इस करबला मैदान की ही, सीतागढ़ में एक करबला मैदान है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां पर तकरीबन 100-200 लड़के तो हो गए एतराफ के। और जो नशा बेचने और करने वाले मुश्किल से 2 या 4, नशा बेचने वाले 2-4 हो गए और करने वाले 10-20 हो गए। अगर वो 100-200 लड़के जाकर वहां खड़े हो जाए और बोले भाई बंद कर दे, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते। हम लोग रोडों पर खड़े होकर भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप बोलोगे कि मेरे अंदर बीमारी पनप रही है और हॉस्पिटल नहीं जाओगे, आप बोलोगे बीमारी आ रही है, बीमारी आ रही है, तो वो बीमारी आपके अंदर वो इतना इन्फेक्ट कर देगी, इतना इन्फेक्ट कर देगी कि आप मरने की कगार पे चले जाओ। आज चीता कैंप की हालत यही है कि हम लोग बीमार है, चीता कैंप के लोग बीमार है, लेकिन अस्पताल नहीं जाना चाहते। और क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पब्लिक पे है? जो लोग पावर में है उन पे नहीं है? सबसे पहले जिम्मेदारी तो उनकी होती है, क्योंकि पब्लिक तो उनको ही चुनती है ये सारे काम के लिए। मैं पूछता हूँ कि जो पावर में उनकी जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि हमने उनको चुना है। मैंने अभी आपको बोला कि लोग बीमारी पाल रहे बट डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। जो पावर में वो एक डॉक्टर है, जब तक आप अपनी बीमारी लेकर उनके दरवाजे तक नहीं जाओगे, उनके दरवाजे पे आंदोलन नहीं करोगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करोगे, तो उनको तब तक के जोश नहीं आएगा कि हम लोग ये काम करना चाहिए। तो आपको उनका सहारा लेने के लिए आपको पहले ही पहल करनी पड़ेगी। उनकी बीमारी हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है। वो तो बंगले में रहते हैं,
फ्लाइटों में रहते हैं, एसी में सोते हैं, उनको क्या तकलीफ है? उनको बीमारी नहीं है, बीमारी तो मेरे मोहल्ले में। जब आपने ये काम शुरू किया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन तो ठीक ठाक था, क्या बताऊं अभी, वो तो चलो कोई डर तो रहता ही है सबको कि क्या। डर तो आज भी है। आज भी जब मैं किसी मंच पे खड़े होकर कोई अपोजिशन लीडर को या किसी को जो गलत काम कर रहा है उसको बोलता हूँ, तो मेरे घर वाले, मेरी वाइफ हो, मेरी अम्मी हो, बहन हो, भाई हो, ये लोग के अंदर एक घबराहट रहती है कि यार ये इतना बिंदास बोलता है और रात को ये घूमता है, अकेला घूमता है, इसके साथ क्या होगा? और हर बार मुझे ये टाला जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ आ रहा तो मेरी अम्मी ने मुझे घाटी देकर बोला, तो जा तो रहा है बेटा, लेकिन किसी के खिलाफ मत बोल, तेरे को जो बोलना है वो सोच समझ के बोल। लेकिन हम अपनी आदतों से और अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, क्योंकि मैं मेरे मोहल्ले की सुधार चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा किसी ना किसी, और बोले बिगैर काम भी नहीं होगा। जब एक आम आदमी इतना एक्टिविटीज हो सकता है, इतने विभागों से काम करवा सकता है, तो पावर में रहते हुए लोग वो सारी चीजें क्यों नहीं करते? आम आदमी एक्टिविटीज दिखा सकता है, एक्टिविटीज कर सकता है। आपको पता है पिछले 8 साल से नगर सेवक नहीं कर चुका क्या? पूरे मुंबई की बात है, मुंबई में काम रुक गए थे। आप तो चले रहते हैं। कौन सा ऐसा काम था जो मुंबई में रुक गया था? चाहे वो गली बनाने से, रोड बनाने से लेकर गटरें बनाने तक के, रुका हुआ था क्या? बीएमसी के अधिकारी आके कचरा पर से कचरा नहीं निकाल रहे थे? सारे काम हो रहे थे। ये आम आदमी का पावर है कि वो काम कराना चाहे तो अगर 1 मिनट में करा सकता है। पावर की जरूरत नहीं है उसको। और जो पावर में बैठे हैं ना, वो भी एक आम आदमी है, वो कोई पावर में नहीं है, वो भी एक आम आदमी है, हमारे जैसे थे, जिनको हमने चुनकर वहां पर बिठाया। वो हमारे मोहल्ले की जवाबदारी लेकर बैठे हैं वहाँ, हमारे मोहल्ले का मुस्तकबिल लेकर वहां पर बैठे हैं। तो उनके अंदर और उनके दिलों में अल्लाह रहम डाले, और उनको होना चाहिए कि मैं इस मोहल्ले का जवाबदार हूँ, रहबर हूँ, तो मैं इस मोहल्ले को कैसे सुधारूं, कैसे मैं इस मोहल्ले में क्या क्या सुविधा लेके आ सकता हूँ, वो लेके आना चाहिए। जब भी हम किसी की जवाबदारी की बात करते हैं या किसी पे सवाल उठाते हैं, तो उसके एलिगेशंस भी आते हैं, उसके रेप्लिकेशंस भी आते हैं, आप पे भी इल्जाम लगते होंगे, बिल्कुल, तो कैसे डील करते हैं उसको? इल्जाम तो लगती है, और पॉलिटिक्स में जब तक आप बदनाम नहीं होगे तो आपका नाम भी नहीं होगा। पॉलिटिक्स का पहला उसूल है कि तुम बदनाम हो जाओ तो तुम्हारा नाम हो। तो लोग बदनाम करते हैं लोगों। अब मैं, मेरे पीछे 50 लोग बोलते होंगे, जब आप जाके मेरे को सामने खड़ा करके पूछोगे तो वो बोलेंगे नहीं भाई, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। लेकिन लोगों को बोलना भी जरूरी रहता है कि भाई ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, भले मैं उसके साथ कुछ किया हूँ या ना किया हूँ, लेकिन उसने आपसे सुना है, आपने किसी से सुना है, किसी ने किसी से सुना है। तो ये माउथ टू माउथ जो कैंपेनिंग हो जाती है ना, तो उसमें बदनाम हो जाते हैं लोग। भले मैं किसी का बुरा ना किया हूँ, लेकिन मैं बदनाम जरूर रहूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ, और पॉलिटिक्स कौन सी इसीलिए ऐसी बदनाम बदनामी रहता जो है। ज्यादा हर्ट करती है? बहुत सारी बदनामी रहती है, बहुत सारी है। जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपके पास कोई आ जाए, आप बोलो कि मैं काम करवा के दे दूँ, आप बाहर काम करके दे दोगे, आगे जो भी डील करना है वो डील करके दे दोगे, लेकिन उसमें वो रहता है कि नहीं यार, ये आदमी मेरे लिए क्यों आएगा, इसका कुछ तो मुनाफा होगा। कई दफा हमने देखा है कि शताब्दी हॉस्पिटल, मैं हमेशा जाता हूँ वहाँ, काम करता हूँ, वहाँ के लोग मुझे जानते हैं और हमारी मोहब्बत में वहाँ पे काम भी करके देते हैं। कई दफा मैंने देखा है कि 3-4 पेशेंट्स थे जिनका ऑपरेशन करवाया मैंने, किसी का हर्निया का, किसी का अपेंडिक्स, और अल्लाह गवाह है कि उनसे 1 रुपया भी कभी मैंने मांगा नहीं कि भाई मेरे को 1 रुपया दे दो, या मेरा खर्चा लग गया, मैंने अपने जेब का पेट्रोल वगैरह लगा के गया है उधर और काम करके दिया। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि भाई उसको ना वहां से पगार चालू होगी, वहां से कुछ तो मिलता होगा, ये अपना काम क्यों करेगा यार, मेरा काम कर रहा है तो थोड़ी एहसान कर रहा है, उसको कुछ तो कुछ मिलता होगा। तो उन बेवकूफों को ये बताना पड़ेगा कि भाई वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जब तक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते तो आपको वहां से 5 रुपया भी नहीं मिलने वाला। ये हमारी अच्छाई है और ईमानदारी है कि हम दीनदार हैं, दीन समझते हैं, जिसके वजह से हम लोगों की तकलीफों में काम करने का काम करते हैं, कि अल्लाह ने हमको ये ताकत दिया है कि आज लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं, हमको मानते हैं और हमारा काम करके देते हैं। तो
कहीं ना कहीं आखिरत में अल्लाह हमारा गिरेबान पकड़ेगा कि मैंने तुझे इज्जत दिया था, मैंने तुझे पावर दिया था, तेरी औकात से ज्यादा बढ़कर तो तूने मेरे बंदों के साथ क्या किया। तो हम वो अपना गिरेबान बचाने के लिए लोगों का काम करते कभी ऐसा लगा नहीं कि टैक्टलेस जॉब है, छोड़ देना चाहिए? थे। नहीं, अब तो पॉसिबल ही नहीं है छोड़ देना, क्योंकि आज आधी उम्र से ज्यादा निकल गई है। अब दूसरा कोई प्रोफेशन करने का इरादा तो नहीं है। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और जो बेहतर होगा लोगों के हाथ में हम वो काम करेंगे। कोई एक ऐसा किस्सा, कोई एक ऐसा स्टोरी जो आपको लगा हो कि आपकी इतनी सारी स्ट्रगल या जो भी मेहनत आपने एक्टिविटीज बन के की, उसका रिजल्ट ये है? कभी कभी कुछ मोमेंट्स ऐसे रहते हैं जो दिल छू जाते हैं। हाँ, एक किस्सा बताऊंगा। एक दफा रात में मेरे एक दोस्त का साला था जिसको पुलिस स्टेशन में पकड़ गया है, और मैं उसको छुड़ाने के लिए गया था। और जो वो बंदा था वो भाग गया वहां से, पुलिस स्टेशन से ही भाग गया? पुलिस स्टेशन से। मैं जिसको छुड़ाने के लिए गया और वो भाग गया। और पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा था उस टाइम। बहुत मारा था? बहुत मारा था, बहुत बेइंतहा मारा था। लगभग 14 लोग, 14-16 लोग थे जो पुलिस वाले मुझे बहुत मारे थे। एक्चुअल में उन्होंने मारा इसीलिए था कि मेरी उनसे कुछ अनबन चलती आती थी, उनके खिलाफ मैं एलिगेशन वगैरह करता रहता था। उन लोग ने और अपने एक बार आप ठसर, हाथ में आ गए? हाँ, एक बार मैं हाथ में आया और उन लोग ने ठसर निकाला। लेकिन उसके बाद जो मारा था उनको भी सबक सिखाने का काम किया हम लोग ने। तो बहुत अच्छा किस्सा था ये मेरी लाइफ का, और मुझे लगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे सामने आया आज। मतलब जिन लोगों ने आपको मारा था, लीगली या कानूनी तौर पे मार सकते हैं क्या कोई पुलिस वाले? कानूनी तौर पे आप मार ही नहीं सकते हो। कोई भी अधिकारी, बड़े से बड़ा अधिकारी आपको नहीं मार सकता, कानून उसकी इजाजत नहीं देता है। लोगों ने एक अफवाह उड़ाई के रिमांड ले लिए, रिमांड ले लिया। रिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मारो। संविधान में रिमांड का मतलब ये होता है कि कोर्ट ने तुमको ऑर्डर दिया है पूछताछ करने की, मारने की नहीं। आप देखते होंगे जब भी किसी आरोपी को लेके जाया जाता है पुलिस चौकी से कोर्ट के लिए, तो उसका सबसे पहले मेडिकल किया जाता है। और मेडिकल में अगर आपको कहीं भी मार लगा हो, कटा हो, फटा हो, तो जज उनको सवाल करेगा और उनके ऊपर एलिगेशंस लगाएगा, जिसकी वजह से वो मेडिकल क्लियर है करके लेकर जाते हैं। और आपको लेकर जाने से पहले बोलते हैं, जज को बोलने का नहीं, उसको मारा है तेरे को। तो ये डर है उनको। संविधान बहुत सारी राइट्स हमको दिया है कि मार नहीं सकता है कोई आदमी, कोई ऑफिसर हमको मार नहीं सकता। तो आपने क्या ऐसे स्टेप्स लिए थे? मैंने उनके जो ऊपरी अधिकारी है उन लोग से शिकायतें की थी कि सर ये हुआ था, इन लोग ने मुझे बहुत मारा। उन लोग के ऊपर एक्शन हुए थे। क्या एक्शन हुआ उन पे? कुछ लोगों की बदली हो गई थी, ट्रांसफर हो गया था कुछ लोगों का, और कुछ को पनिशमेंट दिया गया, 15 दिन का सस्पेंस, किसी को महीने का ओवरऑल उनके suspense। करियर पे कहीं ना कहीं दाग लग ही जाते हैं, जो आपको लगा कि बस। किसी भी ऑफिसर की अगर आप कंप्लेंट करते हो तो उसके प्रमोशन के टाइम पे उसको वो तकलीफें आती है। ये चीज आपको समझना चाहिए कि ऑफिसर हमसे क्यों डरते हैं। अगर आज का किसी यूथ को एक्टिविटीज बनना है तो वो कहाँ से शुरू करेगा? अपनी गली मोहल्ले से शुरू करें। अपनी गली में जो भी काम पेंडिंग है, गटर का हो चाहे कचरे का हो चाहे किसी पेशेंट्स का हो, गली में बहुत सारे पेशेंट भी रहते हैं, तो वो उस डिपार्टमेंट तक जाए और उसको फेस करे। जब वो फेस करेगा तो उसको आगे की सीख मिलेगी। अगर वो नया फेस करने के बाद उसको नहीं समझ में आता है, तो हम जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज चीता कैम्प में है, आप आके गाइडेंस कर सकते हो कि भाई मैं गया था, ये तकलीफ हुई। तो हम लोग वहाँ कहीं ना कहीं उनको सोर्स भी देंगे और उसको आगे का काम कैसे करना है उसका रास्ता बताएंगे। बहुत से एक्टिविटीज आपके सामने आए और गए। आप 18 साल से लोगों की सेवा कर रहे हो या काम कर रहे हो, तो फिर आपके मन में क्यों नहीं आया कि भाई इलेक्शन लड़ सकते मन में तो बिल्कुल आता है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में इलेक्शन लड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज का जो इलेक्शन होता है वो पैसे के, हैं? जिसके पास पैसा होगा वही इलेक्शन लड़ सकता है, वरना चीता कैम्प में इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं रह गया। कोई गरीब आदमी कितना ही ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट हो, इलेक्शन नहीं लड़ सकता है जब तक उसके पास पैसे नहीं। पब्लिक का सपोर्ट काम नहीं आता? पब्लिक को कोई सपोर्ट नहीं आता काम, सब बोलने की बात है कि पब्लिक। हाँ, कुछ लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका आपने कुछ काम किया है, जिनके साथ आपने कुछ भलाई का काम किया है,
वो लोग बिना बोले आपके साथ जुड़े रहेंगे, बिना पैसे के, बिना मुफात के आपके साथ जुड़े रहते हैं। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े रहते हैं। लेकिन मैं चंद लोगों का काम किया और चंद लोगों से इलेक्शन जीता नहीं जाता। जीतने के लिए क्वांटिटी चाहिए बहुत सारा, तो उतने लोगों को कन्विंसिंग करने के लिए पैसे की जरूरत है। मोटा मोटा कितना पैसा लगता है? पैसा तो देखो, कोई बोलता है 20 लाख लगता है, कोई बोलता है 30 लाख लगता है, कोई 50 लाख लगता है, कोई 1 करोड़ बोलता है। जब मैं लड़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कितना लगता 5 साल बाद अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो अपनी सोसाइटी को, अपने एरिया को आप कैसा देखते हो? है। 5 साल बाद मैं देखना चाहूंगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे यहाँ अस्पताल हो, कम से कम 100 बेड का एक अस्पताल हो, बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन हो, बूढ़ों के लिए कोई एक अच्छा सा पार्क हो। क्योंकि हमारे जो रूम है चिटागंज में 10 बाय 15 के रूम है, कंजेस्टेड है। एक ही फैमिली में 5 लोग भी है, 10 लोग भी है, कहीं 2 लोग भी हैं। घर में घुटन होती है, तो बूढ़े रहते हैं। और जो नौजवान रहते हैं वो इरिटेट रहते हैं, जो अपना गुस्सा उन बूढ़ों पे निकालते हैं। उनको फ्रीडम नहीं मिलता है घर में, वो अपना गुस्सा जो है वो उन बूढ़ों पे निकालते हैं, जिसके लिए उनको एक जॉगर्स पार्क हो, नाना नानी पार्क हो, जहाँ जाके वो अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटे। ये चीजें पॉसिबल की जा सकती है मतलब? बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल, क्यों नहीं है, होता क्यों नहीं है ये नहीं पता। वो क्यों नहीं होता? मतलब करना फंड्स तो चाहे तो आते हैं सब तो कुछ फंड्स होता है। जाते क्या है? फंड्स आते हैं और फंड्स जाते का है, इसका जवाब तो आरटीआई दे सकते हैं। आप जैसे नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, और भी बहुत सारे चिटागंज में नौजवान हैं। अब जो भी काम जैसे भी होगा आप उसका आरटीआई डाल के पूछ सकते हो कि भाई ये फंड आया था और ये फंड कहाँ गया। और जैसे आने वाले कामों की अगर आप बात करोगे तो आप बीएमसी के हर डिपार्टमेंट में, जैसे बीएमसी हो गया, स्टेट हो गया या सेंट्रल डिपार्टमेंट हो गया, आप उन डिपार्टमेंट में आरटीआई डाल के पूछ सकते हो कि हमने जिसको पावर दिया है, हमने जिनको अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए खड़ा किया है, वो लोग ने कौन कौन सा प्रपोजल डाला है। अस्पताल का प्रपोजल डाला है, गार्डन का प्रपोजल डाला है, कब्रस्तान का प्रपोजल डाला है, कि स्पोर्ट्स ग्राउंड का प्रपोजल डाला है, कि लाइब्रेरी हो गया हमारे यहाँ। ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हो आरटीआई डाल के, कि हमारे जो नगर सेवक है, एमएलए है या एमपी है, ये लोग ने ये प्रपोजल डाला है क्या, कभी इस पे उन लोग ने काम करने की कोशिश की है क्या। जब आपके पास उन चीजों का जमावड़ा हो जाता है कि इन लोग ने, डिपार्टमेंट हमको देता है कि भाई ये कोई प्रपोजल आया नहीं है, तो आप वो पेपर लेकर बिल्कुल उन अधिकारियों के पास जा सकते हो, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। आप अपना डेलीगेशन लेके, नौजवान जो है 10 20 50 लोग है, वो जाके बैठ के उनसे सवाल करे कि भाई ये चीजों की कमी है हमारे मोहल्ले में, आप इसको पूरा करने के लिए प्रपोजल भी नहीं डाल रहे हो, फंड तो बात की बात है, आप प्रपोजल तो डाल सकते हो, क्यों नहीं डाला आपने अब तक, क्या आपकी जवाबदारी नहीं थी। ये जो चीजें हैं, जो प्रपोजल डालना होता है, ये आप लोग क्यों नहीं करते? करते हैं हम लोग, तो फिर ये बिल्कुल पब्लिक के करते हैं। सामने क्यों नहीं आता? पब्लिक के सामने नहीं आते, आप भी करोगे तो वो पब्लिक के सामने नहीं आएगी। कुछ चीजें रहती है पॉलिटिक्स में उतरने के बाद में, एक बॉर्डर रहता है, वो बॉर्डर को आप लांग नहीं सकते। अगर बॉर्डर आप लागोगे तो आपको और आपकी फैमिली को उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। मतलब आरटीआई डालने के बाद अगर आप पब्लिकली बात करते हो तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस आप बताएंगे? लेकिन अगर आपके साथ में मेजोरिटी है, 100 200 लोग है, तो आप बिल्कुल जाके उनसे सवाल कर सकते हो। लेकिन आज मैं अगर आरटीआई डालूंगा और सवाल करूंगा, मेरे पीछे 10 लोग खड़ने को भी तैयार नहीं होते। वो लोग बोलते भाई मैं क्यों जाऊं, मेरे को क्या पड़ी है, मेरा घर मैं चला रहा, वो एमएलए थोड़ी चला। अरे भाई तुम्हारा घर तुम चला रहे हो, लेकिन बाजू का घर तो बर्बाद है, तुम्हारा मोहल्ला तो बर्बाद है। वो राहत इंदौरी साहब ने बोला था कि लगेगी आग तो आएंगे घर, कहीं जद में, यहाँ यहाँ पे सिर्फ सिर्फ मेरा हमारा मकान मकान थोड़ी तो ना। नहीं है। तुमको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारा अकेले का मकान नहीं है, बहुत सारे मकान हैं, यहाँ पर आग बढ़ती आ रही है। नशे की अगर आप बात करोगे तो पहले हम लोग देखते थे चीता कैम्प में 20 या 30 लोग थे जो नशा करते थे, 2 या 3 लोग थे जो नशा बेचते थे, जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता था कि भाई ये सी सेक्टर में ये 2 3 आदमी है जो नशा करता है, डी सेक्टर में ये 2 4 आदमी है जो नशेड़ी थे, जो गरज का नशा करते थे, जो चरस का नशा करते थे, जो गांजे का नशा करते थे। तो वो गिनती के लोग थे, उनको पहचाने जा सकते थे।
लेकिन आज 20-25 साल बाद हम लोग देख रहे क्या, वो जो थे 30 साल 40 साल के जो उम्र दराज लोग थे तो वो नशा करते थे। फिर एक वक्त आया कि वो नशा जो है 25 साल के लोग करने लगे। फिर एक वक्त आया कि 20 साल के लोग करने लगे। आज हम लोग को देखने मिलता है कि 12 साल 13 साल के लड़का और लड़कियां नशा कर रहे हैं। अच्छी अच्छी फैमिली की औरतें नशा कर रही है, ये हम लोग ने देखा है। तो आपको ये चीजों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। आप हम लोग तो साथ जुड़ सकते हो तो साथ जुड़ो, हमारी गाइडेंस चाहिए। आपको अपना नाम और काम करना है तो आप वो करो, हम लोग अपनी गाइडेंस देने के लिए तैयार है, आपके पीछे खड़ के चलने के लिए भी तैयार है। अगर आप मोहल्ले का भला चाहते हो, हम लोग कोई सीनियर और जूनियर को नहीं करेंगे। अगर आप हमारे जूनियर हो, आप कुछ सीखना चाह रहे हो, आपकी टीम बनाकर करना चाह रहे हो, तो हमारा गाइडेंस के साथ में हमारा साथ भी आपके साथ रहेगा। क्या ऐसी चीज है जो ये नशा इतना बढ़ता है? क्या क्या मतलब ऐसी इतनी चीज है? तेजी से तो अच्छाई नहीं बढ़ी, इतनी तेजी से बुराई बढ़ जाती है। अपनी बॉडी में एक कैंसर नाम का वो रहता है, बीमारी हर बॉडी में रहता है, हर इंसान की बॉडी में। लेकिन जब तक उसको छेड़ो नहीं ना तो वो बढ़ता नहीं। और जब बढ़ना चालू होता है ना, इतना फास्ट बढ़ता है कि आदमी मर जाता है। तो ये समाज के लिए कैंसर है। जब तक इसको छेड़े नहीं थे तो ये बढ़ नहीं रहा था, लेकिन जब इसको छेड़ लिए और उसका ऑपरेशन कभी भी नहीं किया, और उसका ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर है उन्होंने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान देने के लिए हम लोग उन डॉक्टर के अस्पताल तक जाने की कोशिशें भी नहीं करते। हम लोग को चाहिए कि हर 8 दिन में, हर 2 दिन में, हर महीने के हफ्ते में 4 बार पुलिस स्टेशन पे, और जो जिन लोगों ने हम लोग ने जिन जिन लोगों को जिता के लेकर आया उनके घर पे एक डेलीगेशन लेकर, पुलिस स्टेशन में एक डेलीगेशन लेके जाकर अच्छे लोग, जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग उनके पास बैठे और उनसे सवाल करे कि भाई ये फला जगह नशा बिक रहा है, आप क्यों नहीं ध्यान, फला जगह ये बिक रहा है, फला जगह वो बिक रहा है, गंदगी हमारे मोहल्ले से क्यों नहीं हटा रहे हो आप? जैसे बीएमसी वर्कर रोज सुबह आके झाड़ू मारते हैं, तो आप भी हमारे लिए एक एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपका काम है हमारे मोहल्ले की गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये हमको डेलीगेशन लेके जाना पड़ेगा। एक बार हम लोग मोर्चा निकाल दिए, उसके बाद में 2 साल तक पूछने भी नहीं गए। वो एक बार मोर्चा निकालने के बाद 2-4 लोगों के ऊपर केस होता है, फिर वो 2 महीने बाद छूट के आते हैं, फिर अपना काम और जोरों शोरों से चलाते हैं, ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट छूटने से लेके पुलिस स्टेशन तक हुआ है उसको रिकवर करने के लिए वो धंधा बढ़ाने के लिए और बड़ा करते हैं। इस तरीके से ये धंधा फैलता गया और बढ़ता गया। तो शुक्रिया माजिद जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, और इतना सारा बात करने के लिए, इतना सारा ज्ञान देने के लिए, इतनी सारी गाइडेंस देने के लिए। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप काम करते रहेंगे इलाके के लिए, और ज़्यादातर लोगों को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं, कोई ऐसे सवाल जो असली मुद्दों पे आप बात करना चाहते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसको अगला गेस्ट बुलाना है ये भी ज़रूर बताइए, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उन्हें बुलाएं।